बीजेपी और आरएसएस अलग नहीं है। हाँ, लोकसभा चुनाव में थोड़ी नाराजगी जरूर थी, लेकिन उसकी वजह उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। वो अपने आप को थोड़ा सा उसने बैकआउट कर लिया था आरएसएस को, और उसका नतीजा भी देखा बीजेपी ने कि क्या हुआ है, ये फैक्ट है। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की जो जीत हुई है वो भारी भरकम जीत सिर्फ आरएसएस, सिर्फ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से बूथ स्तर पर काम किया, छोटे छोटे ग्रुप्स में काम किया आरएसएस ने, उसका ही नतीजा था। हरियाणा की जीत उसका नतीजा था, और दिल्ली में भी आरएसएस अति सक्रिय थी। जो 48 सीटें मिली हैं बीजेपी को, उसमें बहुत बड़ा योगदान आरएसएस का है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरएसएस चाहती थी कि रेखा गुप्ता बने और बीजेपी चाहती थी प्रवेश वर्मा बने। ये कुछ लोग ना अपने ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए ये ऐसी थ्योरीज चलाते हैं, लेकिन इन थ्योरीज में कोई सच्चाई नहीं होती। हाँ, आरएसएस की मंजूरी या कह लीजिए कि उनसे एक बार हामी ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रवेश वर्मा का नाम अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे, और इस वक्त समझ लीजिए सत्ता के शीर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो व्यक्ति अपने दम पर चुनाव जिता के लाता है उसके पास निर्णय करने का पूरा अधिकार भी होता है, और ये तय नियम है। यहां तो हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी पे राहुल गांधी जो अपनी सीट तक जीतने के लाले लगे रहते हैं, अपनी सीट तक हार जाते हैं अमेठी की 2019 में, वो तक फैसले लेते हैं। जो व्यक्ति जीत कर, जो आपको जीत दिलाता है ना, वो ही तय करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी में रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर डिफरेंस था। ये सिर्फ बात बनाई जा रही क्योंकि कुछ लोग ना इसको कहकर, ऐसी चीजें कहकर आत्मसंतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। कहीं से तो कुछ बोल दें कि हाँ इन लोगों के बीच रिफ्ट है, आरएसएस बीजेपी से नाराज है। भाई आरएसएस बीजेपी से नाराज होती ना तो दिल्ली की जो भारी जीत है 48 सीट की नहीं मिलती। इतने छोटे छोटे स्तर पर काम किया है आरएसएस ने। जो बीजेपी सरकार नीतियां बना रही है, जो योजनाओं का ऐलान किया, जो केंद्र की योजना है, जो लोगों तक पहुंच रही है, उन सब की बात अगर कोई लेकर गया है दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में, छोटी छोटी जगहों में, तो वहां पर आरएसएस ही है जो ये लेकर गया है। और इसीलिए बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है। जो ये आती है रेखा गुप्ता शालीमार बाग से आती है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी का बड़ा इलाका है, तो बीजेपी ने मैसेजिंग की है। और सोचिए पिछली बार से इस बार ज्यादा बीजेपी को 8% महिला वोट ज्यादा मिला है बीजेपी को। और बीजेपी ने तमाम सारी योजनाओं का ऐलान भी किया है, दिल्ली में भी किया है महिलाओं के लिए। लेकिन केजरीवाल के पास अभी भी 49% महिला वोट है। ये समझिए 49% महिला वोट अभी भी बीजेपी का, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक महिलाओं के लिए योजना की घोषणा की, जो फॉर्म भराने लगे कि आपको 1100 रुपए मिलेगा, 2100 रुपए मिलेगा, इसमें जिस तरह से इनरोल किया महिलाओं ने, ये सब देख के बीजेपी सचेत हुई। और इसीलिए एक महिला को सीएम बनाना बीजेपी को लगा कि यहां पर बहुत जरूरी है। 49% जो वोट है अरविंद केजरीवाल का, वो वोट काटना है। 8% वोट महिलाओं का बीजेपी को बढ़ा है इस बार के, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की नजर बाकी के महिला वोटों पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर महिला वोट मिलते हैं, महिला वोट आते हैं। और बीजेपी की कोशिश है कि वो एक अच्छा गवर्नेंस दे पाए। सबसे बड़ी चुनौती होगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने गवर्नेंस की, क्योंकि सड़क, पानी, ये सब की समस्या है, प्रदूषण, यमुना की सफाई, ये सारी समस्याएं हैं। और लोग उम्मीद करेंगे, क्योंकि 10 साल, उसके पहले आप 2013 से गिन लीजिए तो 12 साल दिल्ली की जनता ने देखा है जहां दिल्ली में कोई काम नहीं होता। अब दिल्ली की जनता ने वादों पे भरोसा किया है, तो गवर्नेंस सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी रेखा गुप्ता के कंधों पर। उन्हें परफॉर्म करके दिखाना होगा, और उनको लोग बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं देंगे जी। आपने जिस तरह का वादा किया है, लोग कहेंगे कि हमें, और देखिए कोई काम होता हुआ दिखे। कूड़े के ढेर जिस तरह से दिल्ली में हो गए हैं, जिस तरह से लैंडफिल साइट्स हैं, चाहे हम गाजीपुर की बात करें, चाहे हम दूसरी जगह की बात करें, जो ये लैंडफिल साइट्स है जहां कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है, उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ये काम करना, यमुना साफ करना, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के लोग जो पानी ना आने से त्रस्त हैं, टैंकर माफियाओं का जिस तरह से कब्जा है दिल्ली में, इससे छुटकारा पाना, ये सारी चीजें हैं जिन पर लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें पहले दिन से ही कुछ ना कुछ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको पता है क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी इन्विटेशन मेरे ख्याल में दिया गया। अब देखिए अरविंद केजरीवाल आते हैं कि नहीं आते। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो राजनीतिक डिप्रेशन में चले गए। हालांकि वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, आउटगोइंग मुख्यमंत्री भी नहीं है, कि वो राजनीतिक डिप्रेशन में चले गए हैं। और उनको सबसे बड़ा डर किस बात का है?
प्रधानमंत्री के वो शब्द याद करिए जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि विधानसभा का जब सत्र होगा पहला, उसमें पहले दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिल्कुल, सीएजी की रिपोर्ट आएगी और समझ लीजिए अभी तक तो ये शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, स्कूल घोटाला, पानी का घोटाला, कितने घोटालों में है, कितने सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी। तभी अरविंद केजरीवाल ने अपने इतने बड़े कार्यकाल में कभी सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी नहीं। सोचिए, वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि लोकपाल बनना चाहिए, लोकपाल का वो आना चाहिए, नतीजा आना चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल से इस चीज पर उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट तक नहीं रखी। ये स्थिति हो गई थी और अब ये सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरविंद केजरीवाल इसीलिए दिन रात सो नहीं पा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इसीलिए परेशान हैं। उनको इस बात की चिंता है कि भाई इस रिपोर्ट में क्या क्या है जो निकल के आएगा और कितनी आफत उनकी बढ़ने वाली है। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल दिखते हैं ना, तो मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा शपथ ग्रहण समारोह होता है उनका चेहरा देखने में। बिल्कुल, और देखिए उम्मीद काफी कम ही है क्योंकि किस तरीके से खुन्नस खाई हुई है आम आदमी पार्टी, इसका अर्चना एग्जाम्पल भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जहां मनीष सिसोदिया उनके कार्यालय से जो है टेबल, कुर्सी, एलईडी, लाइट, बल्ब सब उखाड़ करके वो लोग ले गए। मतलब गजब का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप राजनीति के अंदर। मतलब जिस वो आप उसको भी अपनी पता नहीं अपनी आप उसको अमानत समझते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये सोचते थे कि भैया 50 साल तक तो हमें कोई हटा नहीं पाएगा, तो उन्होंने शीश महल को पूरा चमका दिया, करोड़ों के टाइल्स लगा दिए, लाखों के पर्दे लगा दिए, ये सोच करके कि भाई हम तो यहां से जाने वाले हैं नहीं कम से कम 50 साल तक। यानी जिस तरीके से सीएम हाउस को वो अपना घर समझ लिए थे, उसी तरीके से मनीष सिसोदिया तो बना नहीं पाएंगे अपना शीश महल। तो अर्चना उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने कार्यालय को सजाया होगा एसी एलईडी लगा करके। अब जब उनको तो उम्मीद थी नहीं कि वो जाएंगे वहां से, पिछली बार काफी कम मार्जिन से जीते थे, इस बार काफी कम मार्जिन से हार गए, तो अब तो उनको खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा एलईडी और बल्ब, टीवी ये सब उखाड़ करके वो अपने साथ लेकर के चले गए। तो अर्चना सवाल बस यही है कि भाई इस तरीके से आप खुन्नस खा करके आप कैसी राजनीति आप सेट कर रहे हैं अपनी, क्योंकि आप बहुत नई पार्टी है, आपको अगर लंबी पारी खेलनी है राजनीति के अंदर, तो क्या इस तरीके की जो राजनीति आप करेंगे तो उससे आप इतनी लंबी राजनीति कर पाएंगे? अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही झूठ की राजनीति, नरेटिव की राजनीति। आपको याद होगा वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले और पोथी लेके बैठते थे कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, इनके खिलाफ केस करूंगा। शीला दीक्षित के लिए तो इतनी मोटे मोटे पोथी लेके बैठते थे और सरकार में आने के बाद एक मुकदमा नहीं कर पाए शीला दीक्षित पर। ये अरविंद केजरीवाल का सच है। जिन पे आरोप लगाया, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद, जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, किस पे आरोप नहीं लगाते थे उन सबके साथ खड़े हो गए। और जो लोग कोर्ट में चले गए, यानी जो गड़बड़ है, लालू यादव तो जाएंगे नहीं, वो तो घोषित तौर पे अपराधी हैं, उनका तो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो वो तो जाएंगे नहीं। जो लोग को वाकई मामला चल रहा है, लेकिन जो लोग साफ सुथरी छवि के थे, जैसे नितिन गडकरी, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, ये लोग कोर्ट चले गए। जब कोर्ट गए तो अरविंद केजरीवाल नतमस्तक हो गए। अरविंद केजरीवाल ने जमीन पर जिसे कहते हैं शाश्वत दंडवत प्रणाम करके और माफी मांग ली। तो अरविंद केजरीवाल उनमें से हैं जिनकी बात की, जिस तरह की राजनीति का वो वादा करके आए थे, उसकी कोई कीमत नहीं है। और इस वक्त देखिए मंच पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और रेखा गुप्ता सुबह सबसे पहले इंटरेस्टिंग है कि हनुमान जी के दर्शन करने गई हैं। देखिए सारी चीजें आप कनेक्ट करिए तो मुझे तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल याद आते हैं। वो हनुमान मंदिर जाते थे और उन्होंने क्या कहा था लोगों से कि ये बीजेपी वाले आपको अगर लालच दें तो आप इनकी बात में नहीं आइएगा। मुझे पता लगा ये आपको कसम दिलवा रहे हैं कि आप वोट दीजिएगा, तो आप कसम खा लीजिएगा लेकिन वोट मत दीजिएगा। हनुमान जी मेरी सुनते हैं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि आपके ऊपर कसम का कोई असर नहीं आएगा। लेकिन बताइए अब हनुमान जी भी ऐसे लोगों की कहां सुनेंगे जो लोगों के लिए संग इतना गलत करते हैं, जो दिल्ली के लोगों के लिए जिन्होंने वादे किए, जिन्होंने इतने ख्वाब दिखाए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किया तो अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए 100 करोड़ रुपए कमाए, शीश महल बनवाया, तमाम आरोप लगे और अब वो तमाम आरोप उनको और ज्यादा डरा रहे हैं। उनके मन में शंका है कि भाई अब क्या होगा मेरा, अब किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। अभी जो लोग शपथ लेने वाले उनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह हैं। और साफ तौर पर जो सीएम शपथ लेने वाली हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा था
कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझ पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया करती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी और मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, उसे म्यूजियम बनाऊंगी। और ये बात शपथ ग्रहण से पहले ही दिल्ली में रिजल्ट आने के बाद, मतदान का जब रिजल्ट आ गया था 8 तारीख को, उसके बाद ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि उसका कोई भी मुख्यमंत्री हो वो शीश महल में नहीं रहेगा। हालांकि एक तरफ से यह कहा गया कि शीश महल को वापस उसके पुराने स्वरूप में लौटा देना चाहिए, जिसकी कोई वजह नहीं है क्योंकि जनता के पैसे से ये बना है, फिर से एक बार उसको नष्ट करके उसको पुराने स्वरूप में ले जाना निहायती बेवकूफ़ी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।